Hello, good morning everyone. Welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 24th of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. First of all, we are going to revise previous day session and we have discussed multiple news in last day current affairs session. So now just revise some of the key points. The first one is आपको क्वेश्चन देखते जाना है और जब तक मैं आंसर बताऊं उससे पहले ही आपको आंसर कर देना है. सो यू हैव टू आंसर बिफोर आई टेल यू दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर. द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था? ए, बी, सी, डी. फटाफट से आंसर कीजिए. इसका आंसर हो जाएगा 1956. सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को एक किसी अदर नेम से एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में. बाद में 1957 में इसका नेम चेंज करके नाम रखा गया था डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ. तो देखो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर काम करता है. लेकिन यहाँ से घुमा करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो कौन सी मिनिस्ट्री का है? क्या वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? फटाफट से रिप्लाई कीजिए. इसका आंसर होगा फाइनेंस. तो जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू काम करता है किसके अंदर? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ईडी, यह बात हो रही है ईडी, दैट मीन्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. तो ईडी हैज बीन मैंडेटेड विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ. तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आजकल हम बहुत ज्यादा न्यूज में देख रहे हैं कि कभी केजरीवाल को सम्मान मिल रहे हैं तो कभी कहीं के सीएम को जो है अरेस्ट किया जा रहा है, तो कभी बंगाल में उसकी रेड हो रही है, तो कभी अभी और भी कई जगह पर जो है इसकी रेड्स हो रही हैं. ठीक है, केजरीवाल भी आए दिन इस पर बयान देते रहते हैं, कभी राहुल गांधी इस पर बयान देते हैं, है ना. तो आपने न्यूज में सुना होगा कि भाई ये ईडी क्या है. तो ईडी हैज बीन मैंडेटेड. तो ईडी जो है वो कैसे ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन के मैंडेटेड है? मैंडेटेड मींस एम्पावर्ड है, पावर्ड है. उसके पास पावर कौन कौन से ऑफेंसेस के रिगार्डिंग में है? तो ऑप्शन ए मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज, या टेररिस्ट अटैक्स एंड आर्म्स स्मगलिंग, या इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड थ्रेट्स, या एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स, या एनवायरमेंटल थ्रेट्स. सिंपल सा इसका आंसर है, जल्दी से आप रिप्लाई कीजिए. इसका आंसर है ए. जो ईडी है वो मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ, इन्हीं से रिलेटेड जितने भी वायलेशन होते हैं उन्हीं का ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है. ऐसे ही केसेस में अरेस्ट करता है, प्रॉपर्टीज को सीज करता है. देखो जब आप आंसर कर रहे होते हैं ना तो एक्चुअल में ये आंसर जब आप राइट करते हैं तो आपको आपकी कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड की मेमोरी होती है उसमें सेव हो रहे होते हैं. तो एक्चुअल में ये आपके खुद की ईमानदारी के लिए है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं और आपको कितना इसमें से पता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. एट द बिगिनिंग द नेम ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाज. क्या नाम हुआ करता था जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी? तो ये क्या बताइए? एनफोर्समेंट यूनिट था, एनफोर्समेंट एजेंसी, एनफोर्समेंट कमीशन या एनफोर्समेंट जनरल? क्या नाम था इसका? जल्दी से रिप्लाई कीजिए. इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट. जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में, दैट टाइम इट वाज नोन एज एनफोर्समेंट यूनिट, इसको कहा जाता था. बाद में 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं. रेस्पेक्टिवली बताया है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट was passed in the years of. तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ये कब पास हुआ और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये कब पास हुआ? तो देखो आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हैं 2012 एंड 21, 2018 एंड
2022 एंड 2023, 1998 एंड 2004। तो इसमें कौन सा पेयर जो है इसमें करेक्ट है, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। इसका आंसर करेक्ट है बी, 2018 एंड 2002। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो एक्ट है इसको 2018 में जो है इलेक्ट किया गया, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था। ये 2018 में आया। आपको ध्यान होगा कि जो है नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और आपका विजय माल्या, ऐसे कई सारे लोग जब जो है पैसा लेकर के इधर उधर भाग गए थे, तो उसके बाद इस एक्ट को लाया गया था। चलिए क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। देखो अभी जब आप एग्जाम कहीं देने जाओगे ना, तो रिसेंट जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस का कंपटीशन हो या गवर्नमेंट जॉब का जो एक्सपीरियंस आपका कंपटीशन हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, किसी का भी हो, ये बेसिक से क्वेश्चन जो होते हैं वही आपकी नींव को, आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इनको हल्के में नहीं लेना इन क्वेश्चंस को। देयर आर 5 रीजनल ऑफिसेस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की, ये आपको हमने कल भी बताया था कि इसके टोटल 5 रीजनल ऑफिस हैं। अच्छा, क्या आप मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं कि इसके जोनल ऑफिस कितने हैं? ठीक है, जोनल ऑफिस बताइए आप मेरे को कमेंट में कि इसके टोटल कितने जोनल ऑफिस हैं, यदि आपने कल का जो है डीएनए ठीक से सुना था तो। देखो इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं। कहाँ का है, जब भी रीजन की बात होती है तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि इंडिया के जो मेन रीजन्स हैं वो हम इसको 5 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं इंडिया को। ये 5 रीजन कौन कौन से हो सकते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इंडिया के 4 ये रीजन होकर एक होता है फिर सेंट्रल। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया को मोस्टली जब भी रीजनल ऑफिस की बात होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी की, तो उसमें इसी तरीके से उसके जो ऑफिस हैं उनके डायरेक्टरेट को ऐसे ही स्टैब्लिश किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली। फिर है दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जम्मू, कोलकाता और लखनऊ। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, गांधीनगर। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इसमें आइडिया लगा सकते हो। जब यहाँ बात हो रही है 5 रीजनल ऑफिस की, है ना, तो मैं आपको डी से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, दिल्ली जो है हमारा सेंट्रल रीजन, उसको आपको देख लेगा। साउथ वाले रीजन के लिए हमारे पास चेन्नई हो गया, ईस्ट वाले रीजन के लिए कोलकाता हो गया, और वेस्ट वाले रीजन के लिए हमारे पास में मुंबई हो गया। लेकिन अब यहाँ देखिए गांधीनगर, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों पास पास में है, और मुंबई गांधीनगर भी बहुत ज्यादा पास में है। तो वेस्ट रीजन में 2 ऑफिस कभी भी नहीं होंगे, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन डी है इनकरेक्ट हो गया। दिल्ली बिल्कुल ठीक है, मुंबई बिल्कुल ठीक है, चेन्नई साउथ के लिए करेक्ट है, जम्मू में इस तरीके के रीजनल ऑफिस नॉर्मली नहीं होते। ठीक है, और फिर आज बात आती है कोलकाता। हाँ, ईस्ट वाले रीजन के लिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसके लिए हमेशा मोस्टली ज्यादातर ऑफिस कोलकाता में ही है। और लखनऊ क्यों बनाएगा भाई लखनऊ में, जब हमारे पास में यहाँ दिल्ली में बना हुआ है, और ईस्ट की तरफ भी कोलकाता भी है और लखनऊ भी है, तो इसलिए लखनऊ यहाँ पर आ गया, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, एक तो लखनऊ की वजह से इनकरेक्ट हो गया, प्लस जम्मू की तरफ से जो है इनकरेक्ट हो गया। बिकॉज इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनमें से किसी का भी जम्मू में कोई रीजनल ऑफिस वगैरह नहीं है, जम्मू कश्मीर वाली साइड में। आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है हमेशा से टेररिज्म, मिलिटेंसी, वायलेंस, इस सब के लिए जाना जाता रहा है, तो इसलिए वहां पर ऐसे ऑफिस का होना उतना इजी नहीं था। फिर आपका दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपकी गलत हो जाएगी, क्या? कि देखो दिल्ली है, ठीक है, हमने मान लिया, चंडीगढ़ है, ये भी हमने मान लिया, कोलकाता देखो, और फिर से यहाँ पर हमने लखनऊ रख दिया। देखो ये कोलकाता और लखनऊ, देखो यूपी में क्या है, लखनऊ है, और कोलकाता कहाँ पर है, हमारा वेस्ट बंगाल में, तो ये दोनों ही ईस्टर्न रीजन के लिए हो जाएंगे, है ना। अब आज हमारे पास ऑप्शन बचा केवल ए, तो मुंबई वेस्ट रीजन के लिए, चेन्नई साउथ इंडिया के लिए, चंडीगढ़ नॉर्थ वाले पूरे रीजन को कवर करने के लिए, कोलकाता वेस्टर्न रीजन के लिए, और दिल्ली सेंट्रल या जो कुछ भी आसपास में बच गया उस सारे रीजन के लिए। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। नाउ वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन नंबर 7। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो क्या स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ ये देखते ही नहीं है कि वह इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द
डायरेक्टिव वर्ड्स, द स्पेसिफिक वर्ड्स which can change the whole meaning of the question. So here incorrect statement की बात पूछ रहे हैं किसके लिए, conditions for child adoption. तो चाइल्ड अडॉप्शन के रिगार्डिंग में कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। क्या मैरिड कपल नीड कंसेंट ऑफ बोथ स्पाउसेस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप लॉजिकली सोच सकते हैं। यदि किसी बच्चे को हमें अडॉप्ट करना है तो वाइफ और हस्बैंड दोनों का ही कंसेंट कंपलसरी है, बिकॉज दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। नहीं, अगर किसी एक ने सहमति नहीं दी और किसी एक की कंसेंट पर बस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो बच्चे की लाइफ क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंगल फीमेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर, बिल्कुल। जो सिंगल मदर होती है, जो सिंगल फीमेल होती है, वो किसी भी जेंडर के चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है, लड़के को भी अडॉप्ट कर सकती है और गर्ल को भी अडॉप्ट कर सकती है। सिंगल मेल शैल नॉट अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड, जो मेल होता है उसके लिए गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना अलाउ नहीं है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी आर करेक्ट, बट ऑप्शन नंबर डी मेल पर्सन कैन अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड विद परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है भाई चाइल्ड अडॉप्शन के मामले में, इसके लिए अलग से एजेंसी बनी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। तो हमारे पास में जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है डी, तो आंसर हो गया हमारा डी। चलिए फटाफट से आंसर देते रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, which is the nodal body to monitor and regulate in country and inter-country adoptions। कंट्री के अंदर जो जितने भी अडॉप्शन होते हैं बच्चों के उनको मॉनिटर करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, कंट्री के अंदर भी और इंटर कंट्री मीन्स इंडिया और अदर कंट्रीज के साथ, ठीक है। मान लो एक बच्चा है इंडिया का कोई ए और कोई व्यक्ति है कहाँ का, मान लो अल्बानिया का, ठीक है। और यहाँ पर कोई पर्सन है वो इंडिया से किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, तो कैसे डील करेगा, क्या होगा सबके लिए। तो हमारे पास इसके लिए अलग से एजेंसी बनी हुई है। क्या आप में से मुझे बता सकते हो कि अल्बानिया कंट्री कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है। अभी ये रिसेंटली न्यूज में रहा है ना। अभी आप आगे मैं इसको डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि अल्बानिया जो कंट्री है अभी रिसेंटली इसने क्या किया है कि इंडिया में अपनी एम्बेसी ओपन करने का फैसला लिया है। तो अब इंडिया में इसकी भी एम्बेसी बन जाएगी। देखो, तो जो बच्चों की अडॉप्शन होता है उसमें मॉनिटरिंग और उसके रेगुलेशन करने के लिए, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या अदर कंट्रीज के साथ में हो, उस सब के लिए अलग से एक बॉडी बनी हुई है। क्या है, क्या वो कारा है, या ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, या स्टेट चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी, या नेशनल चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी। कौन सा है इसमें से, फटाफट आंसर दो, कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। देखो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। ये है एक नेशनल बॉडी और बच्चों के अडॉप्शन से रिलेटेड सारे मैटर्स को यही रेगुलेट करती है और मॉनिटर करती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल देते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान आ गया होगा आपको, कल हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट टू पास अ डिक्री और ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस करने के लिए इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास में इफ देयर कैन बी एनी केस और एनी मैटर, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी पसंद से कोई भी जजमेंट और डिक्री पास कर सकती है किसी भी हद तक जाकर के, ठीक है। तो उसके लिए कोई इसके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी या डी। आर्टिकल 148 है यहाँ पर, ठीक है, बता दीजिए फटाफट मुझे। इसका आंसर हो जाएगा 142, ये देता है सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर। चलो अब आप में से कितने लोग हैं ये बता सकते हैं कि 124 आर्टिकल 124 में क्या है, 125 में क्या है और 148 में क्या है। ये पांचों चारों जो आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिए हैं सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, ये कम से कम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। व्हाट इज T50, क्या है T50? रिसेंटली सीन इन न्यूज, न्यूज में अभी कल ही हमने डिस्कस किया था। क्या है ये, क्या मींस कोई इंडिया की टनल है, जल्दी से बताओ। एंटी टैंक मिसाइल है, कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन है, न्यू रॉकेट लॉन्चर है, क्या है ये। इसका सीधा सा आंसर है इंडिया की एक टनल है, और ये है इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, जिसको अभी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। 12.77 किलोमीटर की है,
ठीक है, तो ये आपको अब मेरे ख्याल से ध्यान आ गया होगा। सो कीप इट अप। क्वेश्चंस का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैं आपको कुछ बता रहा था कि डोंट रीड 100 बुक्स वन टाइम, बट रीड वन बुक 100 टाइम्स। तब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, तब आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, वहां पर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ज्यादा बुक्स पढ़ने की बजाय आपको फोकस करना है कि कम बुक पढ़े, कम कंटेंट पढ़े, लेकिन उसका रिवीजन मस्ट करें। अब आ जाते हैं, ये देखिए भाई, परुवेता फेस्टिवल, ये क्या है कि कैसा है, अभी इसको जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फेस्टिवल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि इस फेस्टिवल को जो इंडिया की नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज है, वो चाहता है कि ये यूनेस्को की लिस्ट में आ जाए। ठीक है, ये काफी इसके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। अब जान लेते हैं कि ये फेस्टिवल है क्या। देखो, इसके हाथ में एक आपको भाले जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, और इसको ये जमीन में मार रहे हैं, है ना, और सब लोग इसमें, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं क्या है। परुवेता फेस्टिवल को हम क्या कहते हैं, मॉक हंटिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। हंटिंग की मॉकरी की इसमें की जाती है, जमीन में ही भाला वगैरह ऐसी चीजों को मारते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड श्री नरसिंह स्वामी टेम्पल में, इसका क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। कहाँ पर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है ना। इट इज सेलिब्रेटेड बाई ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। यहाँ पर इस एरिया के जो कैसी भी कास्ट के हों, किसी भी कल्चर के हों, रिलीजन के हों, सभी लोग इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ से आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जब भी कभी आपको कहीं आंसर लिखना पड़े कि इंडिया में कैसे हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकते हैं, तो इसको ले सकते हैं। इस फेस्टिवल में हिंदू तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, और ये गजब बात यह है कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर गॉड को प्रेयर करने के लिए आते हैं। तो यहाँ से कम्युनल हार्मोनी का हमको एग्जाम्पल मिलता है। तो परुवेतु जो फेस्टिवल है, आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें की जाती है हंटिंग की मॉकरी। ठीक है, और कल्चरल जो है, जो हार्मोनी है, कम्युनल हार्मोनी, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये काफी समय न्यूज में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी शुगर केन के लिए एफआरपी फिक्स किया है 2024-25 के लिए। उसका रेट रखा है इन्होंने 340 रुपीज पर क्विंटल। ठीक है, अब इसको हम जरा एक बार यहाँ पर जान लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है क्या। देखो, इट इज प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन डिक्लेयर करता है इसको, गवर्नमेंट। which mills are legally bound to pay to the farmers for the cane produced from them। means ये लीगली बाउंड होते हैं जो मिल के ऑनर हैं, जहां पर गुड़ बनता है ना, या जहां पर शुगर बनती है। तो जो फार्मर होते हैं, अपने शुगर केन को, गन्ने को लेकर के कहाँ जाते हैं, शुगर की जो मिल होती है, फैक्ट्रीज होती है, वहां पे लेकर के जाते हैं अपना शुगर केन सील करने के लिए। जब ये सेल करते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर अपना एक रेगुलेशन बना रखा है। ठीक है, उसका एक ऑर्डर है 1966 का। उसके अकॉर्डिंग उनको एक रेट फिक्स करती है गवर्नमेंट एवरी ईयर कि गन्ना बेचने यदि आपके पास में किसान आएगा तो आप इतना रुपया उसको दोगे, कम से कम इतना दोगे, ज्यादा से ज्यादा तो दे ही सकते हो। द एफआरपी इज फिक्स्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जिसकी एक कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। हमने इसको जब एमएसपी डिस्कस कर रहे थे हम, उसमें भी इसको हमने बताया था कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है, यही फाइनल करती है, अप्रूवल करती है किसका, जब रिकमेंडेशन दी जाती है उसको कि सर इतना रुपया फिक्स कर दीजिए। और इनको रिकमेंडेशन कौन देता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब आपको पता ही होगा, है ना। तो ये रिकमेंड करता है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसकी डिमांड को सुनती है, रिकमेंडेशन को, और फिर ये फाइनल कर देती है। द पेमेंट ऑफ एफआरपी की अगर हम बात करें तो सारे मीन्स ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर कंट्री, इट इज गवर्न बाय द शुगर कंट्रोल, जो है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इसमें एक चीज और लिखी हुई है इसी में कि 14 डेज के अंदर अंदर किसान को आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। सपोज करो ये शुगर की केन की फैक्ट्री है, और ये कोई ए नाम का फार्मर है, इसने यहाँ जाकर के अपना शुगर केन है इस फैक्ट्री ओनर को दे दिया, तो फैक्ट्री ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इसके बदले में जो इसका पैसा था वो 14 दिन 14 डेज के अंदर अंदर इसका पेमेंट कर दीजिए। वरना होता क्या था पहले
कि वर्षों वर्षों तक 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक शुगर केन जो फार्मर्स होते थे उनका पैसा उनको नहीं मिलता था बहुत लंबे समय तक। और यदि उनके पेमेंट को डिले किया जाता है तो 15% पर एनम तक का उन पर इंटरेस्ट कॉस्ट भी लगाया जा सकता है। एफआरपी की अगर हम बात करें तो ये मीन्स किन किन बेसिस पर क्या क्या आर्गुमेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, तो विच बिकम द डिटरमाइनिंग फैक्टर टू डिफाइन द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। यही फैक्टर्स उसमें भी काम करते हैं जब एमएसपी डिसाइड की जाती है। क्या क्या फैक्टर्स हैं देख लीजिए आप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, भाई जब कोई किसान अपने यहाँ गन्ना उगा रहा है, उसकी खेती कर रहा है, तो उसको क्या कॉस्ट आई होगी, कितने रुपए का उसने सीड्स खर्च किया होगा, है उसने जो है जब वहां पर उसका इरिगेशन किया होगा उसमें भी खर्चा आया होगा, ट्रैक्टर वगैरह उसने हायर किया होगा, उसमें कुछ फर्टिलाइजर यूज किए होंगे, उसमें कुछ पेस्टिसाइड यूज किए होंगे, लैंड जो है उसका भी तो कुछ रेंट लग सकता है, उसने कहीं से लेबर यूज किया होगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें, इन सबको कैलकुलेट किया जाता है। फिर है आपका रिटर्न टू द ग्रोवर्स फ्रॉम अल्टरनेटिव क्रॉप्स। फिर यहाँ पर ये देखा जाता है कि सपोज करो कि अगर उसी लैंड पर अगर किसी ने कोई अल्टरनेटिव क्रॉप उगाई होती, मीन्स केन की बजाय किसी ने अगर वहां पर बीज की खेती की होती, तब उसको कितना मिलता, तो उससे भी कंपेयर करते हैं इसका पैसा। अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर टू प्लस ये भी देखते हैं ऐसा ना हो कि कहीं इतना महंगा उसको कर दें कि जो मिल वाले जब हैं, जब वो चीनी बना करके मार्केट में सेल करेंगे, तो ऐसा ना हो वो चीनी 100 रुपए किलो उनको बेचनी पड़ जाए, क्योंकि आप जितना ज्यादा पैसा किसान को दिलवाओगे उतना ही ज्यादा पैसा फिर जो शुगर फैक्ट्री वाले हैं वो प्राइस रखेंगे हाई अपनी शुगर का, या जो उससे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे। प्राइस एट विच शुगर प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन इज सोल्ड बाय द शुगर प्रोड्यूसर, वो किस रेट पर वहां उसको बेच रहे हैं इसको भी देखा जाता है। रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, शुगर से कितनी शुगर निकल रही है। ऐसा थोड़ी भाई आप ये गन्ना लेकर के गए, बहुत सारे गन्ने आपने जो है वहां पर लेकर के गए, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जो गन्ना आपका मान लो 5 केजी का है तो पूरे गन्ने में आपको 5 केजी मान लो मिल जाएगी आपको शुगर, नहीं, उसमें से कितना हो सकता है 20% ही उसके उसमें से शुगर निकल पाती हो। तो इन चीजों को भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। बाकी उसमें से फिर जो वेस्टेज निकलता है, जो जब गन्ने में से उसका जूस निकाल लिया जाता है, तो उसमें से फिर क्या क्या चीजें आपके लिए बनती हैं, ठीक है, मीन्स उसमें से बच जाती है, वेस्ट जो होता है वो कितना उसमें से बच जाता है, उसका भी कैलकुलेशन किया जाता है जब उसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस उसकी फिक्स किए जाते हैं। तो फिर आपका रीजनेबल मार्जिन फॉर द ग्रोअर्स ऑफ शुगर केन ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट, अब उनको कितना रिस्क है उसकी खेती में, क्या उनको उसमें से प्रॉफिट मिल रहा है, सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके उनको एफआरपी फिक्स की जाती है। क्या अब आपको ये आइडिया है एफआरपी क्या है और एमएसपी क्या है, ठीक है। अब आप में से ऐसा कोई है जो इसमें डिफरेंस बता सके। देखो एमएसपी की जब हम बात कर रहे थे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे थे, मीन्स कम से कम उतना मिलना चाहिए एक मिनिमम। एफआर की बात करें फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, मीन्स यहाँ पर बचत वगैरह जो है फार्मर्स के लिए पूरे मार्केट में चीनी की रेट वेट उन सब चीज को ध्यान में रख करके एफआर की फिक्स की जाती है। और बहुत ज्यादा जो ऐसी फसल नहीं है, क्रॉप नहीं जिनके लिए एफआरपी की जाती हो, एमएसपी में तो बहुत सारी है लेकिन एफआरपी में बहुत कम है, तो आपको ये बात जो है ध्यान रखनी है। चलिए अब हम देखो जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एमएसपी वगैरह को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि बहुत हंगामा चल रहा है इस समय एमएसपी पर। अल्बानिया ये प्लेस जो है इस समय न्यूज में है ना, इसकी कैपिटल क्या है, तिराना। क्यों है ये न्यूज में, क्योंकि अभी अल्बानिया ने अनाउंसमेंट किया है कि भाई हम इंडिया में अपनी एक एम्बेसी स्टैब्लिश करेंगे। एम्बेसी आप जानते होंगे कि एक कंट्री का एक ऑफिस होता है किसी दूसरे कंट्री में, ठीक है। मान लो यूएसए का ऑफिस है इंडिया में तो उसको हम एम्बेसी कहेंगे, ठीक है, एम्बेसी। तो ऐसे समझ लो कि अगर इंडिया में एम्बेसी खुल जाएगी किसी अल्बानिया की, तो इसके इंडिया का जितना भी ऑफिशियल वर्क होगा वो एम्बेसी के थ्रू सारी चीजें हो जाएंगी। मान लो ये हो गया आपका यूएसए की एम्बेसी, और ये हो गया यहाँ इंडिया के अंदर ही तो होगी ना इंडिया। तो अब इंडिया को यूएसए गवर्नमेंट से कुछ भी कहना है तो एम्बेसी से सीधा उसके ऑफिसर को बुला लेंगे, वहां पर कुछ भी भेज देंगे, तो यहीं से इनके थ्रू उनके सारे के सारे कॉन्टैक्ट चलते हैं। ये होती है एम्बेसी। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये भाई अल्बानिया है क्या, कहाँ पर है ये। देखो ये आसपास इसका जो रीजन है वो बाल्कन जो स्टेट्स हैं
बाल्कन कंट्री जो उसके आसपास का, जैसे मॉन्टीनीग्रो हो गया, कोसोवो हो गया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ग्रीस, ये आसपास की इसकी कंट्रीज है। अगर हम इसके आसपास की वाटर बॉडीज की बात करें तो एड्रियाटिक सी है और आयोनियन सी है। इसको हम अभी मैप पर देख लेते हैं। देखो ये यूरोप का मैप है और यूरोप में भी साउथ ईस्ट वाला रीजन है ये, है ना। तो यहाँ देखो ये कंट्रीज है, स्लोवाक रिपब्लिक है, इधर यूक्रेन है, इधर आगे बढ़ जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, रसिया पहुंच जाएंगे। इधर रोमानिया हो गया, ये हंगरी हो गया, इसकी कैपिटल बुडापेस्ट हो गई, है ना। स्लोवाक की कैपिटल ब्रातिस्लावा है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना हो गई, है ना। फिर स्लोवाकिया की कैपिटल हो गई जो है लुब्जाना, ये इसकी कैपिटल हो गई लुब्जाना, कुछ ऐसा ही इसका नाम है। क्रोएशिया की जाग्रेब हो गई, बोस्निया हर्जेगोविना की सराजेवो, सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड, कोसोवो की प्रिस्टीना, और जो मॉन्टीनीग्रो है उसकी है पोर्टोरिका, है ना। तो ऐसे कई सारे कंट्रीज हमारे पास में है। इनकी कैपिटल मोस्टली कई बार पूछ ली जाती है क्योंकि छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ज्यादातर याद नहीं रहता लोगों को। बल्गारिया की कैपिटल सोफिया है और मैसिडोनिया के स्कोप्जे, ठीक है। ये हो गए आपके यहाँ के कुछ आसपास की कंट्री जो अल्बानिया के आसपास के रीजन में है। फिर हो गई आपकी अल्बानिया और जो कि इसकी कैपिटल है तिराना, ठीक है। ये देख लीजिए आपको अल्बानिया की अगर हम सी की बात करें तो एड्रियाटिक सी में है ना। ये रहा एड्रियाटिक सी, इसका जो है नियरेस्ट है, ये नॉर्थ और वेस्ट की तरफ में है ये, है ना। और इधर देखेंगे तो आपको ग्रीस मिलेगा और इधर चले जाएंगे तो एजियन सी है, इधर फिर आयोनियन सी है, ठीक है। इधर चले जाएंगे तो आपको फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मेडिटेरियन सी में पहुंच जाएंगे, ठीक है, मेडिटेरियन सी में। इसी पेनिनसुला को, इस वाले पूरे रीजन को ही कहा जाता है बाल्कन पेनिनसुला। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ग्रीस की कैपिटल देख लो, तो ग्रीस के वो कोई वहां से आई थिंक उनके पीएम वगैरह कोई इंडिया आए थे। ये ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, ठीक है। चलो यहाँ देख लीजिए, ये वाला जो पूरा रीजन है इसको हम कह देते हैं आपका बाल्कन पेनिनसुला, या जो है बाल्कन वाला रीजन, बाल्कन स्टेट्स भी कह देते हैं इनको। कई बार आपने सुना होगा कि इंडिया को जब हम स्वतंत्र कर रहे थे, फ्रीडम फाइटर जो है इंडिया के, जो बहुत सारी मेहनत कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो हुआ क्या, उसमें एक पाकिस्तान बन गया, बाद में फिर उसमें जो 1971 में जो है बांग्लादेश बन गया, है ना। हैदराबाद चाह रहा था कि हम अलग कंट्री रहेंगे, ठीक है। जूनागढ़ चाह रहा था कि हम अलग देश रहेंगे, JNK चाह रहा था हम अलग देश रहेंगे, है ना, सब चाह रहे थे। तो इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ऐसा प्लान किया था कि इंडिया का क्या हो जाए, बाल्कनाइजेशन। तो ये जो बाल्कन वाला रीजन है, इसी को कई बार इसका वर्ड यूज किया जाता है बाल्कनाइजेशन के लिए, कि इंडिया के बाल्कनाइजेशन का प्लान था अंग्रेजों का, कि इंडिया को इतने टुकड़ों में बांट दो जैसे बाल्कन जो रीजन है वो बट गया। देखो ये जो बाल्कन रीजन है, पहले वर्ल्ड वार सेकेंड और उसके पहले क्या हुआ करता था, एक ही पूरा रीजन हुआ करता था, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें इतने टुकड़े हुए कि आप देख सकते हैं यहाँ से मीन्स बहुत सारे कंट्री, डजन मीन्स लगभग 1 डजन कंट्री यहाँ से जो है बन गए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है बाल्कनाइजेशन। तो अब आपने कई बार देखा होगा, यहाँ एजियन सी है, ये आयोनियन सी है और इधर एड्रियाटिक सी है। इधर नीचे जब हम आगे की तरफ आ जाएंगे फिर टर्की पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखो आप कल में आपको कल के हम कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हम रखने वाले हैं, कल का मतलब कल तो संडे है, मंडे वाले सेशन में हम रखने वाले हैं कि इस रीजन में आपको ये वाटर बॉडीज है, यहाँ से हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अभी पहले से बता दे रहे हैं, यहाँ के जो कंट्रीज हैं कुछ, उनकी कैपिटल वगैरह पर भी हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो नेक्स्ट सेशन के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। अल्बानिया ये हो गया आपका। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस हो गए। मैं आपसे डिफरेंस पूछ सकता हूँ MSP और FRP में, यूपीएससी वगैरह ने भी इस पर बहुत कई बार क्वेश्चन पूछे हुए, बाकी एग्जाम्स में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। फिर हो गया आपका परुवेता फेस्टिवल, और ये 10 क्वेश्चन भी हमने प्रिपेयर किए थे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। वी आर गोइंग टू समराइज टुडे सेशन एंड थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से कनेक्टेड रहिए, आंसर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।